नमस्कार साथियों, विचारों की उड़ान, जहां हमारा एक ही मकसद है कि आपके विचार, आपके भाव, यही है सपनों की उड़ान। आज का दिन बहुत शुभ है। आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं वो समाज की ऐसी नगीने हैं जिन्होंने समाज के लिए अपने तन, मन और धन दोनों को दिल से लगाया। मैं सर्वप्रथम आपका जिनसे परिचय कराने जा रही हूँ, वो पहचान उनकी बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। राकेश बंधु जी, जो समाज के बहुत बड़े सेवक भी हैं और बाकी वो अपने एक जो जीवन का पूरा परिचय है। राकेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार है और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज हम आपके ऑफिस में ही अपने विचारों की उड़ान उड़ रहे हैं। तो सर, आपकी जो जीवन यात्रा है और आपका परिचय है, आप बताएं सर। धन्यवाद सुलेखा जी। मेरा परिचय तो कुछ नहीं है। हमारे घर में जो माँ बाप होते हैं वही सिखाते हैं और हम उनसे ही सीखते हैं कि वो हमें क्या सिखाते हैं। तो मेरे पिताजी शुरू में गवर्नमेंट सर्विस करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। तो जैसे उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया तो उन्होंने समाज को देने के लिए सोचा कि भाई हम भी समाज के लिए कुछ करें। अब आज हम इस काबिल हो गए हैं, हम समाज के लिए कुछ करें। तो मैंने उनको हमेशा देखा कि भाई स्कूलों में वस्त्र बांटते हुए, स्वेटर बांटते हुए बच्चों के लिए, तो हमने वहीं से सीखा और हमने भी अपने जीवन में आगे आकर के ये सोचा कि हम भी समाज को उठाएं कि हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे जो पढ़ नहीं पाते हैं। तो सन 2000 के अंदर एक संस्था आई, एकल विद्यालय के नाम से। हमारे पिताजी ने उसमें भी काफ़ी काम किया शुरुआत में प्रदान कर। तो हम तब से उसके साथ लगे हुए हैं और जो बच्चे गाँव में पढ़ नहीं पाते, जहाँ पर स्कूल नहीं है, उन बच्चों के पास स्कूल स्वयं जा रहा है और उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज वो तो ऐसे 1 लाख विद्यालय हो चुके हैं, उसके माध्यम से तकरीबन 30-40 लाख बच्चे पढ़ भी रहे हैं और एक बहुत अच्छा कार्य वो चल रहा है जो श्री अशोक सिंघल जी ने शुरू किया था और हम भी उसके साथ जुड़कर के उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं देखता हूँ उसके अलावा भी आज भी झुग्गी बस्तियों में बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हम उनको किसी एनजीओ से जोड़कर किसी प्रकार भी पढ़ाने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो देश का बहुत बड़ा वर्ग जो देश के आगे जाकर नुकसान ही करता, तो वो किसी काबिल बन जाएगा, तो देश भी हमारा तरक्की करेगा। तो हमें चाहते हैं किसी प्रकार भी हम स्लम में या झुग्गियों में रहने वाले गरीब जो निर्धन माँ बाप हैं, उनके बच्चों को अगर पढ़ाएं तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। आपके जो विचार हैं सर, और जो पिताजी का जीवन था जो पूरा समाज के लिए गया, उनका आभार हम शब्दों से प्रकट ही नहीं कर पाएंगे सर। और हमारे बीच इसी में उपस्थित हैं तृप्ति चौधरी जी, जो प्रयास एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जो अपना पूरा समय एक प्रयास एनजीओ को देती हैं और साथ ही ऐसे बच्चों को एकत्रित करती हैं जो समाज में आगे जाकर कुछ ना कुछ प्रगति करेंगे और वो 500 बच्चों को लगभग पढ़ा रही हैं। तृप्ति जी, मैं जानना चाहूँगी, आप बताइए कि किस तरह से आपके मन में ये भावना आई और किस तरह से आपने एनजीओ स्टार्ट की। नमस्कार सभी को। सुलेखा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लाइक समझा कि मेरे विचार आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके विचारों की उड़ान, विचार ही इंसान को अच्छा या बुरा सिखाते हैं। और ये विचार हमें, जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं। विचार अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जिस विचार को हम अपने माँ बाप से सीखते हैं ना, कई ही चीज़ है जो आपको स्कूल में नहीं मिलेगी, वो है संस्कार। तो जैसे संस्कार हमको अपने परिवार से मिलते हैं, वैसे ही हमारा प्रयास पेरेंट्स एसोसिएशन का जो एनजीओ है, हम यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों पे काम करते हैं। और मेरा परिचय प्रयास से ही है। मेरी एनजीओ का नाम है प्रयास पेरेंट्स एसोसिएशन और हम खादर बस्ती हैदरपुर में कार्य करते हैं। हमारी शबील बस्ती में कम से कम नहीं तो 10 से 12 हज़ार परिवार रहते हैं। अगर एक परिवार में एक बच्चा भी पकड़ ले तो 10-12 हज़ार की संख्या के बच्चे हैं। तो मैं उसमें से एक लेश मात्र का कि 300-400 बच्चों को हम जो पढ़ा रहे हैं, एक परसेंटेज भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि अगर शिक्षित होते हैं ना बच्चे और उनको संस्कार साथ में मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ना, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे बच्चों को एक फैसिलिटी मिलती है, आज जिस पे उंगली रखती है वो कल माँ बाप ला के दे देते हैं। उन बच्चों को ये नहीं पता था कि रात को खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारी बातें दुनिया तक जा रही है, लोग सहयोग करते हैं और आप नेक काम कर रहे हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज समाज की जो सबसे बड़ी स्थिति है हमारे भटकाव है, चाहे वो हमारी स्त्री हो या पुरुष हो। हम अपने, जिस तरह से तृप्ति जी ने कहा, हम अपने संस्कारों से लुप्त होते जा रहे हैं और भटकाव की ओर जा रहे हैं, जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन का नाम दे रहे हैं। क्या ये मॉडर्न एजुकेशन इतनी
अच्छी है कि हम अपने संस्कार जो हमारे एक सहनशील, या अगर हम बोलें कि हमारा भारत अगर सबसे बड़ा ऊंचा गुरु का नाम माना जाता था, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत की स्त्री हो या पुरुष, हम में सहनशीलता, करुणा, दया, प्रेम, ये जो भारत के लोगों में देखा जाता था। और आज वही धीरे धीरे कहीं ना कहीं भटकाव की ओर जा रहा है। हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं ऐसी भी है जो शिक्षित होकर संस्कारों में है, मगर आधी जनरेशन ऐसी है जो भटकाव की ओर जा रही है। तो दो तरफ की चल रही है। और इस तरह से आप बताइए कि क्या स्थिति है। ऐसा आपने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन तो हमेशा से मॉडर्न ही रही है। एजुकेशन का काम ही मॉडर्न बनाना है व्यक्ति को। लेकिन जो भटकाव की बात है वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिस्थितियां तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होती, लेकिन जो व्यक्तिगत ये मामला है, किसी का भटकाव होना व्यक्तिगत विषय है ये, क्योंकि सभी तो भटके भी नहीं होते और सभी सही जगह भी नहीं पहुंचते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो अपना सुख और अपना आनंद जो है ना वो कहीं छिपा होता है, जिसकी वजह से वो भटक जाता है और दूसरों की नकल करने लग जाता है। भटकने का मतलब दूसरों की नकल करना, जी जी गलत चीजों की नकल करना। जी। तो जब हम अपने को रोक नहीं पाते हैं तो हम भटक जाते हैं, और भटकने के बाद में व्यक्ति का वापस आना मुश्किल होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो इसलिए उससे समाज को भी हानि होती है और व्यक्ति को व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से भी हानि होती है। तो अच्छा ये कि वो ना भटके, ना नकल करे। अगर हम कोशिश करते हैं कि वो ना नकल करे, हालांकि काम थोड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि आज जो खान पान का तरीका है, फास्ट फूड है, या जो हमारे शराब का वितरण है छोटी बड़ी सभी पार्टियों में होता है, जिसको कि हम रोक नहीं पा रहे हैं, उसको हम चाहते भी नहीं रोक पा रहे हैं, और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और सरकार को भी लगता है कि शराब बेचकर पता नहीं कितनी आमदनी की जा सकती है। हालांकि ठीक है, सरकार कहेगी भाई हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन मैं सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि जो शराब की दुकान या जो रेस्टोरेंट 12 बजे शराब पिलाने लग जाता है, अगर वो 12 बजे या 5 बजे शाम को शराब पिलाएगा, तो कम से कम जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी पे गया है वो जाते हुए ना शराब खरीदकर वापसी में शराब खरीदेगा, तो कम से कम अपनी ड्यूटी पूरी करके आएगा, अपने बच्चों के लिए रोटी तो कमा के लाएगा वो। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझती है, और वो सोचते भी मेरे को क्या फर्क पड़ना है इनसे बातों से। ये विषय मैंने पहले भी 1-2 बार उठाया कहीं पर जहाँ पर जरूरत पड़ी। तो यही है कि हमारे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि वो शराब ना पिए, या व्यक्तिगत रूप से हम जितने लोगों को जानते हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसा प्रयास करें कि जिससे भटकाव से बच सके। लेकिन दूसरी बात जो है सहनशीलता की, जब हम भटक जाते हैं तो सहनशीलता भी हमारे अंदर नहीं रहती है। भटकने का मतलब ये होता है सहनशीलता खत्म हो चुकी है। तो इसलिए अगर सहनशीलता बनी रहेगी तो भटकने से बचे रहेंगे। तो ये सब व्यक्तिगत मामले हैं, इनमें हम मुख्य रूप से किसी सभी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो वो हमें सबको अपने परिवार की ओर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम इसको रोक। सर जैसे अभी सुलेखा जी ने मॉडर्न एजुकेशन की बात की कि हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें, और क्या कारण है। तो मॉडर्न एजुकेशन को खत्म करने वाले हम ही हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, और जब अंग्रेजों का शासन आया ना, उन्होंने सबसे पहले हमारे गुरुकुलों को खत्म किया। हमारी लिटरेसी रेट, जब हम आज़ादी में हम जो जूझ रहे थे, उस टाइम पे हमारी बहुत अच्छी लिटरेसी रेट थी, और हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना पुख्ता था। नालंदा यूनिवर्सिटी जब आग लगी, आपको मालूम है कितने महीनों तक आग जलती थी। तो हमारे वेद पुराण, अगर हम इसकी तरफ वापस लेकर आ सके अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कह रही कि मॉडर्न एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, इट इज नेसेसरी, लेकिन जो बेस होता है ना, जैसे हमारे गुरुकुलों में था गुरु का सम्मान, आजकल के बच्चे टीचर्स का सम्मान करते नहीं करते, ना वैसे गुरु रहे ना वैसे स्टूडेंट्स रहे। तो मॉडर्न एजुकेशन टू अ लिमिट ग्लोबल होने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब हम इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ कि एनईपी में जो नया एडिशन हुआ है कि संस्कृत और हिंदी मैंडेटरी हो गई है, तो मैं स्टूडेंट्स में भी कार्य मतलब करती हूँ वहाँ पे। तो पेरेंट्स का सवाल होता है संस्कृत क्यों? अरे भाई संस्कृत नहीं तो क्या, जाने अनजाने हर घर में संस्कृत बोली जाती है, हर घर में। बोलते हमारे बच्चे सीखेंगे कैसे? तो फ्रेंच कैसे सीख गए, स्पेनिश कैसे सीख गए, नौकरी करने के लिए सीखे ना ये। एग्जैक्टली सो। तो मॉडर्न एजुकेशन इज नेसेसरी बट इट शुड नॉट बी मैंडेटरी। जो हमारे पहले बोलते थे मंत्रों से उच्चारण हो जाता, मतलब मंत्रों के उच्चारण से शरीर की व्यथा कम हो जाती थी, आज भी उसको लोग मानते हैं, मानने वाले की परसेंटेज कम हो रही है, मैं मानती हूँ। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन जितनी जरूरी है उतनी हमारी संस्कृति को पकड़ के रखना, हमारी जो मूल भावना जो हमारे भारतीय संस्कृति की उसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। स्कूलों का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हो रहा है, धीरे धीरे आ रही है चीजें, वर्कशॉप्स के नाम पे आ रही है, सिलेबस का हिस्सा नहीं बना। एक तो हमारा इतिहास गलत पढ़ाया गया स्कूलों में, उसको थोड़ा सा रिवाइव करना है। सहनशीलता आईडी कैसे, आप रानी झांसी की रानी की कहानी पढ़ते हैं, कितने चैप्टर्स है उसके, कितनी उसकी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कमा दी। आपने एक पैराग्राफ डाल रखा है। महाराणा प्रताप, उनकी आपने कितनी लाइनें डाल रखी हैं, और मुगलों की पूरी व्याख्या कर रखी है, डायनेस्टी ऑफ मुगल्स, एक एक बच्चे को पता है। बाबर आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, लास्ट माइन कौन था, मतलब सब पता है। लेकिन शिवाजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो ये देखिए, हम अपने हीरोज किसको चुन रहे हैं? ठीक है, एजुकेशन माँ बाप को देख के बच्चा सीखता है, मानते हैं आप लोग सब ये बात, संस्कारों की बात जो आ रही है। तो हम शाहरुख खान को देख के क्यों सीख रहे हैं, हम भगत सिंह जी को देख के क्यों तो उसकी पिक्चर 4 घंटे की देख के आते हैं, सीखेंगे भाई। तो ये आपका जो सवाल था मॉडल, और इसी में सहनशीलता भी ऐड हो जाती है।
संस्कारों से सहनशील होता है इंसान। मेरा मानना है, मैं मॉडर्न एजुकेशन जो किताबी है मैं उसके फेवर में हूँ। मेरा मानना है जो आज के जो हमारे संस्कार लुप्त हो जा रहे हैं वो मॉडर्न लोग आज ड्रिंक की ओर जा रहे हैं। राकेश जी, जो आजकल परिवार हमारे टूटते जा रहे हैं, एकल हम परिवार होते जा रहे हैं और ये भावना अधिकतर लोगों में रही है कि परिवार अकेले होते जा रहे हैं और जो पहले एकजुट परिवार थे, एक साथ खाना, तो उसमें जो ये कमी आती जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ऐसा ये समय के अनुसार जो बदलाव समाज में आते हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है और उसके लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सब चीजें समय के अनुसार हैं कि भाई पहले बुजुर्ग लोग घर में होते थे तो वो सबको संभाल के रखते थे, तो बुजुर्ग भी मॉडर्न हो गए हैं तो वो भी सोचते हैं कि भाई मैं क्यों परेशानी मोलूं, बच्चे जैसे रहना चाह रहे हैं, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों चक्कर में पड़ूंगा, नहीं है। तो उस विषय को लेकर के ना ये सब चीजें समय के अनुसार इनको हम रोक नहीं सकते। जी जी जी, जो आपका विषय बहुत अच्छा है, लेकिन ये समझिए कि समय की देन है, ये मॉडर्न युग की देन है। तो सर अगर एकल भी हम हो रहे हैं तो क्या हम आपस में प्रेम से बंधकर तो रह ही सकते हैं? नहीं, प्रेम से बंधकर तो हम ही सारे, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेम सभी के बीच में है। जैसे सर ने कहा, मजबूरी भी है आजकल, न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों बढ़ रही है। बहुत बार होता है कि नौकरी के चलते एक परिवार को छोड़ के दूर जाना पड़ता है। तो लेकिन वही चीज है, पेड़ की टहनियां तो कटे कहीं भी जाए, जो वो संस्कार और जो फल देता है ना वो कहीं भी रहे वो देगा। तो अगर उसकी बेस स्ट्रांग है ना, बेस लेखा जी मुझसे आप लिखवा के ले लो, वो परिवार फलेगा। आपको जो शिक्षा है हमारे आज देश में, तो आप भी शिक्षा को लेके काम कर रही हैं और आप तो शुरू से शिक्षा को लेके काम कर रहे हैं, मगर समाज में ऐसी कहीं ना कहीं परिस्थिति होती है, चाहे धन का अभाव हो जाए, कई बार और कई परिस्थितियां हो जाती है जिससे शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो आपके विचार से जो सरकार को शिक्षा को लेके कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जो धन का अभाव है, जिससे आज कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है पर उसके पास उतने धन नहीं है तो उसको नौकरी में आना पड़ जाता है, तो वो ऐसे कौन से कदम सरकार उठा सकती है जिससे जो बच्चे के सपने हैं, जो पढ़ना चाहता है, वो पूरे हो सके? 12वीं के बाद यस, ये दिक्कत 12वीं के बाद की दिक्कत है। और आप हैरान हो जाओगे सर, छबरी बस्ती में 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो बच्चियों की लड़कों की है वो सोल से क्यों करते हैं? सोल से 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों करते हैं? रीजन दो है, एक आर्थिक तंगी, दूसरा उनको सीट्स नहीं मिलती है क्योंकि कट ऑफ लिस्ट है गवर्नमेंट स्कूल की। या तो एक ऐसा ये होना चाहिए कि जितनी भी रिजर्वेशंस की जो कोटे बनाए गए हैं वो आर्थिक इस पे होने चाहिए, बजाय कि वो किसी एक कास्ट बेस पे हो। उससे बहुत ज्यादा लेवल सुधर सकता है। ये मेरा एक सजेशन है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सब पॉलिटिकल एजेंडेज है मैम। एजुकेशन को लेकर अगर सरकार सही में सीरियस होना चाहती है तो उनको जो मूल जो चीज है ना, जो जड़ है उसको पकड़ना पड़ेगा। 12वीं के बाद बच्चा क्यों नहीं कॉलेज में रेगुलर जा सकता? 2 ही कारण है, आर्थिक, क्योंकि वो क्या सोचता है कि मैं करस्पॉन्डेंस कर लूँ साथ साथ मैं कोई काम कर लूँ। आप हमारे यहाँ आएंगे, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखाऊंगी जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और वो पढ़ाई सेकेंडरी हो जाती है उनकी लाइफ में पढ़ाई, क्योंकि उनको वो दिखता है कि हमको पहले जरूरत हमारी क्या है। मतलब समझिए कि उन जगहों पे पहले जरूरत क्या है। आर्थिक अभाव के कारण उनको सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी होती है। बेखबर एक धुन में क्या बनाने में लगे हैं वो, और समुद्र के किनारे रेत का मकान बनाने में लगे। दुनिया तो गोल है, जहां से चले फिर वहीं आना है। दुनिया तो गोल है, जहां से चले हमें फिर वहीं आना है। फिर भी हम एक अंधी दौड़ में भागने में क्यों लगे हैं वो, फिर भी हम अंधी दौड़ में भागने में क्यों लगे हैं। हमारा देश श्री राम का देश, श्री कृष्ण का देश, ऋषि मुनियों का देश, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो पहचान है हमारे देश की, वो है हमारे संस्कार, संस्कृति। तो आज अगर हम कहें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कहीं ना कहीं अगर इसका बढ़ाव भी है, राम राज्य भी कहा जा रहा है कि राम राज्य भी लौट कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़े से संस्कार लुप्त होते भी नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे बच्चे भी हैं जो अपने संस्कारों को निभा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मगर कहीं कुछ ऐसी जनरेशन है जो संस्कारों से लुप्त होती जा रही है। जो आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल है, हम इस धरा में जो आए हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए आए हैं, उसके बाद हम बहुत सारी चीजों में बंध गए, बहुत सारी भावनाओं में बंध गए। तो वो ईश्वर ने हमें सिर्फ
हमारे संस्कारों के साथ इस धरा पे भेजा था और हमारे संस्कारों से भरा ये भारत, इसमें कहीं ना कहीं जो ये लुप्त होती जा रही है केश जी, बस मैं यही चाहूंगी कि आपकी तरफ से एक संदेश होना चाहिए कि हमारे संस्कार जीवित रहें, हमारी संस्कृति जीवित रहे। हमारे संस्कार और संस्कृति तभी जीवित रह सकती है जब हम उन संस्कारों का पालन करेंगे और अपने बच्चों से पूरा प्रयास करेंगे कि वो संस्कृति को समझें, वो संस्कारों पर चलें और उनको देख देख कर बाकी सभी बच्चे धीरे धीरे, सभी बच्चे जो भी उनके संपर्क में आएंगे वो सब अपनी संस्कृति को समझेंगे और संस्कारों को आगे चला पाएंगे। तृप्ति जी, आप तो एनजीओ चलाती हैं, इतने सारे बच्चों के साथ रहती हैं, तो आप कैसे मानती है कि कैसे हम अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन को अपने संस्कारों से बांध कर रखेंगे? जैसे मैंने पहले भी कहा कि संस्कार कोई पानी में घोल के पिलाने वाली चीज़ तो है नहीं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आती है और संस्कारों का निर्माण परिवार से होता है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार का काम हम करते हैं जितना कर सकते हैं। तो संस्कार को हमें परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। बहुत बच्चे पैर छूते हैं, बहुत बच्चे पैर नहीं छूते। जो पैर नहीं छूता हम उसको बोलते हैं संस्कारहीन है। नहीं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। हैबिट और कंडक्ट दो अलग चीज़ है। एक बच्चा स्मोक कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो राधा का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त है। तो हमको सबसे पहले बच्चों को छोटी छोटी बातों पे टोकना बंद करना पड़ेगा। हमें बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा। संस्कार जैसे भारी शब्द हम उनको ना दें, हम उनको वेल बिहेव होने का एक कोड ऑफ कंडक्ट दें। हम अपने आप को सुधारेंगे। हम अपने बच्चों के सामने, चाहे हम सड़क पे चल रहे हो, अगर हमारा व्यवहार ठीक है सामने वाले के साथ, तो वो भी आपको आप करके ही बात करेगा। आप किसी से तू करके बात करोगे, वो भी आपको तू ही करके बात करेगा। तो सबसे पहले हमें खुद पे कंट्रोल करना। बच्चों को कुछ चीज़ थोपनी नहीं चाहिए, बच्चों को ऑप्शंस देने चाहिए। गलती करने दीजिए, संभालिए मत, वो अपनी गलती करेगा, फिर समझाइए बेटा इसलिए गलती हुई है। तो मेरे हिसाब से बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए संस्कारों को। लेट देम लर्न, लेट देम सी कि आपने अपनी लाइफ में जो आज कमाया है, आज आप इतनी बड़ी, आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए, तो आपका बच्चा खुद देखता है मेरी माँ ने बहुत विनम्रता से अपनी हार को भी लिया, अपने सक्सेस को भी लिया, तो मुझे अपनी माँ से ये सीखना है। तो अगर हम कंट्रोल रहेंगे तो हमारे बच्चे जरूर करेंगे। एक छोटी सी बस मेरा यही विचार है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसी महान हस्ती के साथ आज मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विचार हमने एक दूसरे के साथ किया। अच्छा लगा। मैं सर्वप्रथम राकेश बंधु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जी का आभार करो। मैं भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो जिन्होंने आज इस हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिया, वो वैसे भी समाज के बड़े बड़े कार्यों में भी सहयोग देते हैं और छोटे छोटे कार्यों में भी। तो सर, जो आपका ये सहयोग हमेशा जो समाज के लिए, शिक्षा को लेकर है, तो इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सुलेखा जी। और तृप्ति जी, आप इतना बड़ा नेक काम कर रही हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और उनको संस्कारों से भी जोड़ रही हैं। इसके लिए मैं उन बच्चों की तरफ से आपका आभार प्रकट। विचारों की उड़ान जो आज ऐसे हीरो जैसे लोगों के साथ अपना एक नया चैनल का कार्यक्रम कर रहा है, मैं हृदय से सभी का धन्यवाद करते हुए अपने विचारों की उड़ान को यहीं समाप्त करती हूँ।